मैं अंजलि हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैंने विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग झारखंड से सत्र 2019 से 2021 के बैच में विषय हिंदी से स्नातकोत्तर यानी एमए की परीक्षा में सर्वोच्च प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी टॉपर रही हूँ। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमए में टॉप करने के फ़ायदे क्या क्या है और टॉप करने की रणनीति क्या क्या है। तो चलिए हम अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। टॉपर बनने के फ़ायदे। तो टॉपर बनने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वह है सम्मान, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है सम्मान। तो जब हम टॉप करते हैं तो हमें सम्मान प्राप्त होता है अपने शिक्षकों के द्वारा, परिवार वालों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा और सभी के द्वारा। तो सम्मान पूर्वक आपको ये गोल्ड मेडल दिया जाएगा। जब आपके विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा तो उस वक्त आपको गोल्ड मेडल दिया जाएगा और साथ में डिग्री सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और ये गोल्ड मेडल और डिग्री सर्टिफिकेट देने के लिए आपके राज्य के राज्यपाल आएंगे और आपको सम्मान पूर्वक डिग्री सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल देंगे। ये राज्यपाल झारखंड के राज्यपाल हैं श्री रमेश बैस, जिन्होंने मुझे सम्मान पूर्वक यह डिग्री सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल दिया था। उसके बाद से आपके नाम के आगे गोल्ड मेडलिस्ट लग जाता है, तो यह सबसे बड़ी सम्मान की बात है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जब आप भी टॉप करेंगे तो आपको भी ऐसे ही सम्मान प्राप्त होगी, ऐसे ही सम्मान दिया जाएगा। ये न्यूज़पेपर की तस्वीर है जब मैं नेट की परीक्षा में अपने प्रथम प्रयास में सफल हो गई थी, तो उस वक्त की। तो टॉपर बनने के फ़ायदे आप लोग यहाँ सबसे पहला जो बड़ा फ़ायदा है वह सम्मान, जो आप लोग देख चुके हैं टॉपर बनने के। मैं आपको ये सब तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है ये गोल्ड मेडल। श्री रमेश बैस के द्वारा मुझे यह सम्मान प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं उन्हें आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग इससे अवश्य ही प्रेरित होंगे। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे शुरुआत करते हैं। आगे हम देखेंगे कि और क्या क्या फ़ायदे हैं टॉप करने के। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद जो और सबसे बड़ा फ़ायदा है वह है कि शिक्षण अध्येता यानी टीचिंग असिस्टेंट के रूप में 1 वर्ष तक विश्वविद्यालय में कार्यरत होने की उपलब्धि। आपको 1 वर्ष तक आप जिस भी विश्वविद्यालय से टॉप करते हैं, आपको उसी विश्वविद्यालय से एक उपलब्धि मिलती है कि आप 1 वर्ष तक विश्वविद्यालय में रह करके एमए के बच्चों को आप पढ़ाएंगे। और जब आप पढ़ाएंगे तो आपको प्रति माह 15,000 की राशि दी जाएगी। ये राशि अलग अलग राज्यों में अलग अलग राशि प्रदान की जाती है, लेकिन अगर आप झारखंड से विनोबा भावे विश्वविद्यालय से टॉप करते हैं तो आपको 1 वर्ष तक विश्वविद्यालय में कार्यरत होने की उपलब्धि मिलेगी और प्रति माह आपको 15,000 का वेतन भी दिया जाएगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, 1 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमें हर जगह काम आते हैं। जब इसके बाद अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये फ़ायदा करेगा। और उसके बाद अगर आप प्रोफेसर के लिए चुने जाते हैं तब आपको ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो 1 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है यूनिवर्सिटी का, ये आपको औरों से अलग बनाएगा और इसके द्वारा आपके बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे सेलेक्ट होने के। तो इसीलिए 1 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ही महत्व रखता है। और उसके बाद जो मेरे अनुसार सबसे बड़ा फ़ायदा है वह अनुभव, क्योंकि जब हम एक विद्यार्थी होते हैं तो हमें कम अनुभव प्राप्त होता है, लेकिन कुछ महीने बाद ही जब हम उन्हीं जिन शिक्षकों से हम पढ़ रहे होते हैं उन्हीं शिक्षकों के साथ रह करके अपने जूनियर्स को जब पढ़ाने का मौका मिलता है तो हमारा अनुभव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हम अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखते हैं। कहते हैं ना कि अगर हम दूसरों के अनुभव से नहीं सीखते हैं तो हमारा खुद का अनुभव कम पड़ जाता है सीखने के लिए। इसीलिए हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए और अनुभव प्राप्त करते रहना चाहिए। और चलिए तो अब हम आगे देखते हैं कि टॉप कैसे करें। तो टॉप करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वह निरंतर पढ़ाई। निरंतर पढ़ाई। सबसे पहले आप अपना सिलेबस पूरा करें और सिलेबस पूरा करने से पहले आप अपने मन में ये ठान लेंगे कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसीलिए आपको सबसे पहले अपने मन में ठानना होगा कि आप कर सकते हैं।
आप इतने सारे विद्यार्थियों को देख कर के शुरुआत में ही नहीं घबराइएगा, क्योंकि आप सबसे पहले अपने मन में निश्चय कर लेते हैं ना कि अगर हमें टॉप करना है तो करना है, तो आप करते ही हैं। इसीलिए आपको टॉप करने के लिए निरंतर पढ़ाई करनी पड़ेगी। पहले सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। हमारा जो एमए का कोर्स है वह 6-6 महीना का सेमेस्टर होता है, तो 6 महीने का टाइम होता है एक सेमेस्टर में, और एक सेमेस्टर में हमारे पास 4 पेपर होते हैं, तो 4 पेपर हमें पढ़ करके 6 महीने में कंप्लीट करने होते हैं। तो शुरुआत वाले जब 2-3 महीने होते हैं तो उस वक्त आप अपने सिलेबस को पूरे अच्छे से देखिए और उसे पढ़िए। चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन आपको मेहनत एक जैसी ही करनी पड़ेगी। कोई भी सब्जेक्ट इजी नहीं होता है और कोई भी सब्जेक्ट बहुत हार्ड नहीं होता है, सब आपके मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, अगर आप नहीं पढ़ पाए तो वही आपके लिए हार्ड हो जाएगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले जो शुरुआती के 3 महीने हैं, आपको पूरे अपने सिलेबस पे ध्यान देना है और सिलेबस कवर करना है। और उसके बाद उसके साथ ही जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जब 1-2 महीने हो जाते हैं, तो उसके बाद आप अपने परीक्षा का पैटर्न देखिए कि आपका परीक्षा का पैटर्न क्या है। आपके मतलब जो प्रश्न आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, 1 नंबर के आ रहे हैं, 2 नंबर वाले आ रहे हैं, या 5 नंबर वाले आ रहे हैं, या 10 नंबर या 15 नंबर, कितने नंबर के आ रहे हैं। तो जो हमारे यूनिवर्सिटी का यानी विनोबा भावे विश्वविद्यालय का जो पैटर्न है एमए का, वह है कि 5 नंबर वाले 2 प्रश्न लिखने होते हैं और 15 नंबर वाले 4 प्रश्न लिखने होते हैं, यानी टोटल 70 नंबर का हमारा एग्ज़ाम होता है। और जो 30 नंबर होते हैं वह हमारे विश्वविद्यालय से दिए जाते हैं तो इसीलिए परीक्षा पैटर्न आपको देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप पीवाईक्यू देखिए। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछले साल आप जब जिस सेशन में पढ़ रहे हैं उससे पिछले बार और उससे पिछले बार कम से कम 2 साल या 3 साल के प्रश्नों को आप अपने से सीनियर से पता कीजिए और लीजिए। उसके बाद उस सारे प्रश्नों को देखिए और सिर्फ देखने से ही काम नहीं चलेगा। सबसे पहले आपकी जो कॉपी का जो शुरुआत वाले जो 2-4 पेज होते हैं, उसमें एक पेज में आप एक उदाहरण से समझिए कि आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जब आप पेपर 1 पढ़ते हैं तो एक कॉपी लीजिए, पेपर 1 ऊपर में लिख दीजिए, और पेपर 1 का जो सिलेबस है उस सिलेबस को पहले यहाँ लिखिए। पहला पेज में आपका सिलेबस होना चाहिए और उसी पेज के दूसरे पेज में आपका पीवाईक्यू होना चाहिए। और पीवाईक्यू वही वाला जो पेपर 1 वाला ही पीवाईक्यू यहाँ पर होना चाहिए। कम से कम 3 वर्षों के आप कहीं से भी पता करके निकालिए और 3 वर्षों के प्रश्न पत्र जो पूछे जा चुके हैं उसे लिख लीजिए। उसके बाद जब आप 2-3 महीने अपने सिलेबस तो आप अपना पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद साथ में जब आप परीक्षा का पैटर्न भी देख चुके हैं, अब आप पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे भी आप लिख लेंगे, तो हमेशा ही आप जब भी कॉपी खोलेंगे तो आपकी नज़रों के सामने ही आएंगे और आप देखते देखते आपको ये याद हो जाएंगे। तो जो आपका सिलेबस है और उसी से जुड़ा हुआ आपका ये प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वह है, उसी से जुड़ा हुआ आपका ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो जब आप देखते हैं कि कौन सा प्रश्न आ चुका है और कौन सा प्रश्न कितने बार रिपीट हो चुका है, तब आपको ये अनुमान लग जाता है कि अब आपके एग्ज़ाम में कौन से प्रश्न आ सकते हैं और कौन से प्रश्न नहीं आ सकते हैं। तो उसी के अनुरूप आप अपनी तैयारी कीजिए। बिल्कुल ये जो परीक्षा का पैटर्न है इसे छोड़ करके और कुछ नहीं देखना है, और जो आपका प्रीवियस ईयर जो पिछले सालों में जो प्रश्न पूछा जा चुका है उसे भी छोड़ के कहीं भटकना नहीं है। फिर आप प्रश्नों को देख लीजिएगा और फिर उसके बाद तो आपको ये याद हो जाएंगे। फिर जब नोट्स बनाएंगे उसके बाद वाले पेजेस में जब आप नोट्स बनाएंगे तो सिलेबस के सारे टॉपिकों पे नोट्स बनाने का समय नहीं हो पाता है। इसीलिए जो पिछले सालों के जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आप वही सब प्रश्नों को आप जब 3 सालों के प्रश्न देख लेंगे तो आपको इतना पता हो जाएगा कि अब कौन कौन से संभावित प्रश्न बन रहे हैं जो आ सकते हैं। तब आप वही सब प्रश्नों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और उसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा पहले ही। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले ही आपके मतलब ज़्यादा पूरे सारे टॉपिकों के नहीं, लेकिन फिर भी जितने आ सकते उतने टॉपिकों के नोट्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद
उसके बाद इतने काम जब आपके हो जाएंगे, तब जब परीक्षा की तिथि घोषित हो जाएगी, जब परीक्षा की तिथि घोषित हो जाएगी तब आप क्या करेंगे? तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी आपकी परीक्षा की तारीख घोषित होगी तो वह 1 महीने पहले घोषित होगी। 1 महीने पहले ना भी होगी तो 20 दिन पहले तो ज़रूर ही हो जाएगी, 20 दिन पहले अवश्य हो जाएगी। तो जब 20 दिन पहले हो जाएगी तो आपके पास 20 दिन का समय होगा, 20 दिन का समय होगा आपको पूरा अपना लास्ट में जो प्रिपरेशन करते हैं उस प्रिपरेशन को पूरा करने के लिए। तो आपके पास मान लीजिए 20 दिन का समय है, 1 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक आपके पास समय है, और जो 20वां तारीख है उस 20वां तारीख में आपका पेपर 1 का एग्ज़ाम है, ऐसा मान लीजिए। तो देखिए, लास्ट में आपके पास 20 दिन का समय होगा अपना लास्ट के प्रिपरेशन के लिए, लास्ट की तैयारी के लिए। तो देखिए, आप अपनी कॉपी में जब परीक्षा की तिथि घोषित हो जाएगी तो आप अपनी कॉपी में इसी प्रकार से एक मतलब शेड्यूल बना लीजिएगा। आपके पास 20 दिन का समय है तो आप 20 दिनों का शेड्यूल बना लीजिएगा कि आपको 20 दिनों में क्या क्या पढ़ने हैं। अगर आप ऐसे मान के चलेंगे कि 20 दिन है या 30 दिन है, अभी तो बहुत दिन है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते लास्ट में अंतिम में पता चलेगा कि कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ है। तो इसीलिए सबसे पहले जो 20 दिन है आप उसको अलग अलग दिनों में डिवाइड कर देंगे। मैं जो अभी यहाँ बना रही हूँ उसे उसी प्रकार से आप अपनी कॉपी में भी बना लीजिएगा। यहाँ तो ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ आपको समझाने का। तो देखिए, ये हो गया हमारा 20 दिन का शेड्यूल तैयार हो गया। इस 20 दिनों में अब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे कॉपी में, ठीक है, शेड्यूल बना के, ताकि हमें ध्यान में रहे। ये है हमारा 20वां दिन, यानी इस दिन हमारा एग्ज़ाम है। तो इस दिन तो हम पढ़ने वाले हैं नहीं, तो इस दिन को हम लोग छोड़ देते हैं। अब इसके पहले से दिनों को हम अलग अलग ये में पेपरों में बांटते हैं कि किस दिन कौन सा पेपर हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो अंतिम से लेंगे, ठीक है। आप इधर जो 1 तारीख से हम लोग शुरू किए थे और यहाँ 20 तारीख तक आए थे, तो आप 1 तारीख से शेड्यूल नहीं बनाइएगा, बल्कि यहाँ पर ये 20 है, आप 20 तारीख से ही आप इधर से शुरुआत कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इधर 3 दिनों को किए, फिर इधर से 2 दिन, इधर भी 2, फिर 2, हम लोग 2-2 दिन में पहले डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा बट गया बराबर बराबर दिन, 2-2 दिन, और ये अंतिम में 3 दिन। ये 3 दिन इसलिए क्योंकि इन 3 दिनों के बाद हमारा चौथा दिन एग्ज़ाम है, परीक्षा है। तो इसीलिए हम, और ये सबसे पहले जब आपका रूटीन आता है ना, तो सबसे पहले पेपर 1 का एग्ज़ाम होता है, फिर पेपर 2, फिर पेपर 3, फिर 4। तो इसीलिए हम उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। तो जब आपका पेपर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके पहले वाला जो 3 दिन है, इन 3 दिनों में आप पेपर 1 के अलावा और कोई पेपर नहीं पढ़ेंगे। आप यहाँ पेपर 1 ही पढ़ेंगे बस। ये पेपर 1 हो गया, उसके बाद यहाँ पेपर 1 पढ़ लिए। अब जो इधर इसके बाद वाला जो 2 दिन है, आप यहाँ क्या पढ़ेंगे, पेपर 2। जो इसके बाद वाला 2 दिन है आप यहाँ पेपर 2 पढ़ेंगे। फिर इसके बाद वाला जो है यहाँ पेपर 3 पढ़ेंगे। और ये जो 2 दिन है यहाँ पेपर 4, और यहाँ पेपर 1, फिर से पेपर 2, फिर यहाँ पेपर 3, फिर यहाँ पेपर 4, और फिर से यहाँ पर पेपर 1। तो देखिए, अब आपके पास, अभी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन अब इसे समझते हैं। देखिए, पेपर 1 पढ़ने के लिए हमारे पास इधर 2 दिन है, फिर यहाँ बीच में 2 दिन है, उसके बाद फिर से अंतिम में 3 दिन है, यानी 2, 4, 7, हमारे पास 7 दिन है पेपर 1 पढ़ने के लिए। तो इन 7 दिनों में हम जब पेपर 1 को बार बार पढ़ते हैं तो इतनी अच्छे से उसकी तैयारी हो जाती है कि हम अंतिम में जाके बहुत अच्छे से परीक्षा दे पाते हैं। तो जब हम शुरुआत करते हैं, देखिए, ये तो हमारा बन गया कि हमें, ये सब है पेपर, ये जो है ना, ये सब है 1 2 4 जो मैं लिखी हूँ, ये है हमारा पेपर। देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरुआती का मान लीजिए 1 तारीख है, ये 1 तारीख है, ये 2 तारीख है। तो इन 2 दिनों में हम पेपर 1 को पढ़ने वाले हैं, पेपर 1 को पढ़ने वाले हैं। पेपर 1 पढ़ने के बाद फिर आपको इन 2 दिनों में सिर्फ पेपर 4 पढ़ना है। फिर उसके बाद के 2 दिनों में सिर्फ पेपर 3, फिर उसके बाद सिर्फ पेपर 2, उसके बाद सिर्फ पेपर 1। यहाँ पर पेपर 1 आ गए, फिर 4, फिर 3, 2, फिर अंतिम में हम लोग यहाँ 1 में आएंगे, और फिर 1 के बाद ये जो 20वां दिन है इसमें हम लोग एग्ज़ाम देंगे। अब एग्ज़ाम देने के बाद
आपके पास 2 दिन या 3 दिन का गैप होगा, उसके बाद फिर दूसरा एग्ज़ाम होगा, यानी पेपर 2 का एग्ज़ाम। तब इस एग्ज़ाम के बाद आपके पास जो 2 और 3 दिन का गैप होगा ना, उसी 2 या 3 दिन के गैप में आप पेपर 2 को पढ़ेंगे। और देखिए, आप पेपर 2 को पढ़ने के बाद ही पेपर 1 में गए हैं पढ़ने के लिए, तो पेपर 1 को तो रिसेंटली ही पढ़े होंगे, तो आपके दिमाग में आधा तो बचा ही होगा ये। उसके बाद जब आप तुरंत पेपर 2 को शुरू कर देंगे, तब आपको ये फिर से सारा चीज़ याद आ जाएगा पढ़ा हुआ, और फिर आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी, एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी, आप पेपर 2 का एग्ज़ाम दे देंगे। उसके बाद जब पेपर 3 का एग्ज़ाम होगा, तो उसके पहले देखिए आप पेपर 3 पढ़े हुए हो, तो फिर पेपर 3 का एग्ज़ाम होगा, तो आप उसको दे सकते हैं। फिर 2 या 3 दिन का गैप होगा, फिर पेपर 4 का एग्ज़ाम, तो उसके पहले आप पेपर 4 पढ़े हुए हो, तो आपके दिमाग में रिसेंटली ही ये सब रहेगा, तो आप पेपर 4 का फिर एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इस हिसाब से जब आप दिन बाँट लेते हैं, तब आपको लगता है कि आपके पास बहुत कम समय है, और कम समय लगता है तब हमसे ज़्यादा पढ़ाई होती है। तो इसलिए ये दिन और ये प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चलिए, अब मान लीजिए आप 2 दिन का समय लेते हैं पेपर 1 या पेपर 2 या 3 या 4 पढ़ने के लिए। अब इन 2 दिनों में क्या आप घंटों में डिवाइड करके पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, घंटों में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अगर आप इन 2 दिनों, इसको मैं हटा देती हूँ, अब मान लीजिए कि 1 और ये 2, नहीं 1 और 1, मान लीजिए ये 2 दिन, इन 2 दिनों में आप तय किए हैं कि पेपर 1 पूरा कंप्लीट करना है, तो इन 2 दिनों में आपको घंटे बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको सिर्फ अपने पेपर पे ध्यान देना है, घंटों पे नहीं। बस पेपर और सिलेबस और टॉपिक पे ध्यान देना है कि वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह से मतलब आप कुछ भी करते रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में आप पढ़ते रहिए और सारे टॉपिकों को लाइन से पूरा करते जाइए, और इतना तय कीजिए कि 2 दिनों में आप पेपर 1 को कंप्लीट कर लेंगे, ताकि जब आप तीसरे दिन में प्रवेश करें तो आप फिर से इसी पेपर 1 को ना लेकर के बैठ जाएं, बल्कि आप पेपर 2 को पढ़ें। आप पेपर 2 पढ़ेंगे, पेपर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, तो जब आप चौथे और पाँचवें दिन में प्रवेश करते हैं, तब आपको मतलब जिस जिस दिन आप जो जो पेपर शेड्यूल किए हुए हैं लिख करके कॉपी में, आप उसी को पढ़ेंगे। और हाँ, हर दिन उस कॉपी को निकाल करके उसमें टिक करते जाएंगे कि आप क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या क्या बाकी है। अगर मान लीजिए शुरुआती के 2 दिनों में आपको पेपर 1 पढ़ने हैं, और इन 2 दिनों में आप एक दिन पढ़ पाए, एक दिन किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, तो पेपर 1 आपका आधा ही कंप्लीट हुआ। तो ऐसा नहीं है कि जब आप तीसरा दिन में प्रवेश करते हैं तो आप पेपर 1 को ही लेकर के बैठ जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप पेपर 1 को आधा कंप्लीट किए हैं तो आधा में ही छोड़ दीजिए, उसके बाद आप पेपर 2 में ही आ जाइए, और जिस तरह से अपनी कॉपी में प्लानिंग बनाए हैं, शेड्यूल बनाए हैं, बिल्कुल वैसे ही पढ़ते जाइए, क्योंकि पेपर 1 सिर्फ एक बार तो आपको पढ़ना नहीं है। आप फिर दूसरा राउंड जब आपका आएगा पेपर 1 का, तो उस वक्त जो आपका आधा सिलेबस बचा है आप उसको पढ़ाई कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा बिल्कुल मतलब प्लानिंग से एक चलता है, और हम लोग को मतलब इतना पता हो जाता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या बचा हुआ है, और कितनी तैयारी हुई है और कितनी नहीं हुई है। और इस तरह से अंतिम समय में हमें घबराहट भी नहीं होती है, और फिर अंतिम समय में जाके हमें लगता है कि हाँ, पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट है, और एग्ज़ाम के पहले 3 दिन पहले, कम से कम 3 दिन पहले ही हमें वही पेपर पढ़नी है जिस पेपर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस हिसाब से जब हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं तो हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है, और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये तो था मेरा अनुभव और मेरी रणनीति। अब अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, एक दिन अवश्य मिलती है। धन्यवाद।